इस बार मैंने पहले से सोच के रखा था, जैसे ही बजट पेश होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी और यूट्यूब पे अपलोड करूंगी नेक्स्ट डे ही सही। लेकिन जैसे मैंने बजट सुना था संडे के दिन, तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा एज ए निवेशक। फिर बाद में मैंने सोचा ये बजट बनाने में पूरी इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट की टीम लगी होगी और ऑब्वियसली उनको पूरा व्यू पता होता है, 360 डिग्री व्यू उनको रखना पड़ता है। तो उनको पता है कौन से सेक्टर को कहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, और सारे सेक्टर को सही से बढ़ावा देंगे तो ही एक पूरी इकोनॉमी एज अ होल, हम एज अ कंट्री एक अच्छे से आर्थिक उन्नति की तरफ हम कदम डाल सकते हैं। और भारत के लिए एक व्यू अच्छा है ही, जो हमारी इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो सारे सेक्टर्स अच्छे से ग्रो करेंगे, इसको मद्देनज़र रखते हुए दिया है सरकार ने अच्छे से, कुछ सेक्टर्स के लिए, कुछ सेक्टर्स के लिए नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर था, तो ऑब्वियसली वो साइक्लिकल चलते रहता है एलोकेशन। तो देखते हैं आज इस बजट में क्या है। बने रहिए और निवेश के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे आपको कैसे निवेश करना चाहिए, आपके लिए इसमें मदद होगी। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं एमईए फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2026 निर्मला सीतारमण जी, अपनी जो भारत की वित्त मंत्री है, तो इन्होंने बजट पेश किया था केंद्रीय संसद में 2026-27 के लिए। अब ये बजट जो है, ये सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं है, तो ये बजट भारत के आने वाले दिनों की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक रोड मैप है। इस बजट में इन्होंने जोर दिया है विकास पे, तकनीक पे, जो रोजगार है उस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं के और ग्रामीण विकास पे, एज वेल एज टूरिज्म सेक्टर पे भी। तो देखते हैं ये इस कौन से सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, कहाँ पे खर्चा कर रही है सरकार। आसान भाषा में हम समझने की ये बजट कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बजट होता क्या है एक्चुअली। तो बजट जो है, बजट एक सालाना वित्तीय योजना होती है जिसमें देखा जाता है कि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से, और सरकार वो पैसे कैसे और कहाँ पे खर्च करेगी। तो ये जैसे सरकार के पास इनकम आती है, ये इनकम आती है टैक्स से और बाकी के भी जो सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, और लोन भी लेती है। तो और सरकार ये खर्चा करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सड़कें हैं, रेल्स है, स्कूल है, अस्पताल है, और जो योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं लाती है कि जहाँ से लोगों की उन्नति हो जाए। कृषि के लिए योजनाएं लाती है। तो इन सब पे जो है सरकार खर्चा करती है। तो सरल भाषा में बोले तो ये देश की आर्थिक दिशा तय करने का दस्तावेज है। अब इन्होंने सबसे पहला पॉइंट तो कर, जो इनकम टैक्स की जो प्रोसेस है, ये इन्होंने सिंप्लीफाइड की है। और भी तो वैसे भी मुझे काफ़ी सिंप्लीफाइड लगती है, एज ए सैलरीड पर्सन तो उनको सिंप्लीफाइड है। तो और उन्होंने सबके लिए ही ये सिंप्लीफाइड करके रखी हुई है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो जटिलता है वो कम हो जाए और अनुशासन पालन करें लोग, सो दैट इजीनेस की वजह से जो इसके लिए इन्होंने कागजी प्रक्रिया भी कम की है। और जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसमें कुछ अगर दिक्कत आई है, जो मिस्टेक्स हुई है, तो इनके लिए फिर से अगर रिटर्न भरना है तो उसकी समय सीमा, टाइम लिमिट इन्होंने चेंज कर दी है, बढ़ा दी है। इसका काफ़ी सारा है, पूरा डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिए हैं सारे पॉइंट्स, तो वो भी मैंने एंड में डाला हुआ है, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। अब जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसके लिए इन्होंने जो विदेश में जाते हैं लोग, स्टूडेंट्स, और जो लोग, कुछ लोग जाते हैं जो मरीज, जो उपचार के लिए, तो उनके लिए भी इन्होंने ये जो है कम किया है 2%। पहले ज़्यादा था, 20% था शायद, तो 20% से 2% कर दिया है, वो जो काफ़ी अच्छी बात है। इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी मरीज के परिवार है, इनके लिए। वही जो फाइनेंशियल सेक्टर में डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स जो लोग करते हैं, तो काफ़ी लोग जो है बिना सोचे समझे करते हैं और काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। तो उसके लिए इन्होंने जो है STT बढ़ाया हुआ है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शंस एंड
पे भी इन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने स्लैब रखा हुआ है। अब इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने आरईसी और पीएफसी, ये दो स्टॉक्स हैं, ये दो कंपनीज हैं, तो इनके रिस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव भी डाला हुआ है। तो हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, तो नेक्स्ट जो इंडिया की ग्रोथ फेज है उसके लिए तो इन दोनों कंपनीज का ये रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। वैसे भी अच्छी चल रही है, आप स्टॉक्स प्राइस भी देख सकते हैं, अच्छा इन्होंने जो है ग्रोथ दिखाई हुई है। तो जैसे मैंने बोला, जो टैक्स प्रपोजल एसटीटी जो उन्होंने बढ़ाया हुआ है उसके बारे में, ये मैंने बजट के डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसे भी काफ़ी जोर दे रही है जो सरकार आई है बीजेपी की गवर्नमेंट। तो इन्होंने जो है 12.2 लाख करोड़ जो है पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया हुआ है। इसमें सड़कों पे खर्चा होगा, रेल पे, बंदरगाह और जल मार्गों के निर्माण में ये सब पैसा लगेगा। हाई स्पीड रेल्स आएगी, ट्रेन्स, फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें लॉजिस्टिक में लागत कम होगी और रोजगार भी इसमें बढ़ेंगे। अब इन्होंने अर्बनाइजेशन पे भी थोड़ा सा फोकस किया है। इसमें इन्होंने टियर 2 और टियर 3 सिटीज और जो टेम्पल टाउन्स हैं इन पे फोकस किया हुआ है। तो इनको 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स मिलते हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी, ये सब, सिलीगुड़ी, ये सब इन्होंने कवर किए हुए हैं ये सिटीज। नेक्स्ट इन्होंने परिवहन दृष्टि से जो जल मार्ग थ्रू होता है जो भी व्यापार, तो उसके लिए बढ़ावा देने के लिए तो तटीय कार्गो योजना इसको ये लाई हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सामान, एक तो जो गुड्स कैरी होते हैं जो कार्गोज में, तो वो सस्ता हो जाएगा और ये देश के सभी हिस्सों तक, अलग अलग हिस्सों तक आसानी से पहुंचेगा। नेक्स्ट इनका मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन जो है, बायोफार्मा शक्ति योजना, इन सब पे भी जोर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में भी वृद्धि की योजना दी हुई है। मैं नेक्स्ट स्लाइड डाली हुई है मैंने स्पेसिफिकली कि क्या एक्चुअली कैसे इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा हुआ है। तो इसकी वजह से जो होगा, सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा, ये न्यू सनराइज सेक्टर्स बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से भारत एक वैश्विक शक्ति बनने में मदद मिलेगी। इसका भारत का एक नया कदम होगा उसकी ओर। तो जो मैंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जो सेक्टर्स है, तो ये पूरा स्लाइड में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा काट छाट के इसको डाला हुआ है। तो इसमें देखना, सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा शक्ति, हाईटेक टूल रूम्स, फिर जो स्कीम लाई है इन्होंने रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स है इनके लिए, रिसर्च माइनिंग के लिए, टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और टेक्सटाइल के लिए वैसे भी दोनों जो यूरोपियन यूनियन के साथ और यूएस के साथ भी जो ट्रेड डील हुई है उसमें भी इन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर जो टैरिफ्स है वो रिड्यूस होने की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को भी अच्छा एक बढ़ावा मिलेगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, ये सारे इन्होंने फोकस किया है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सारे इससे रिलेटेड जो कंपनीज है इस पे आप फोकस कर सकते हैं। इस साल नहीं चली तो भी ऐसे होता है कि जो अभी दिया है सरकार ने, अगर कंपनीज को इसका जब फायदा होगा, अर्निंग्स बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगी स्टॉक प्राइस में। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनके लिए भी सरकार ने उनका भी ख्याल रखा हुआ है। तो उनके लिए 10,000 करोड़ का इन्होंने ग्रोथ फंड रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत एक बनने की ओर हमारी दिशा रहेगी सरकार की। कृषि पे भी इन्होंने फोकस किया है। तो एआई के आधारित इन्होंने सलाह जो है किसानों के लिए, नकदी जो फसलों को समर्थन दिया है, और नारियल प्रोत्साहन योजना, जिसकी वजह से किसानों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, ऐसा इन्होंने देखा हुआ है। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए भी इन्होंने और स्किल्स के लिए इस पे फोकस किया है। तो इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इन्होंने 1 लाख नए
पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो स्कूल और कॉलेज में एवीजीसी लैब्स से, तो उसकी वजह से जो एनिमेशंस है, गेम्स है और क्रिएटिव इंडस्ट्री, गेमिंग क्रिएटिव इंडस्ट्री, इनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो शिक्षा के संबंधित ही जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, इन्होंने टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाई हुई है। और टूरिज़्म से रिलेटेड जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी पायलट स्कीम फॉर अपस्किलिंग 10,000 गाइड्स जो टूरिस्ट में और टूरिज़्म में, और नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, तो जो डिजिटली डॉक्यूमेंट करने के लिए, और जो माउंटेन ट्रेल्स है, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, ऐसे इन्होंने ये भी सेंटर्स ये डेवलप करेंगे। महिला व सामाजिक कल्याण, तो महिलाओं के लिए शी मार्ट करके इन्होंने बढ़ावा दिया है इस चीज़ के लिए कि शी मार्ट्स ओपन कर सकते हैं जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके थ्रू, और इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ही मतलब ये लोग ही अपना ये व्यवसाय कर सकते हैं शी मार्ट के थ्रू। तो इसकी वजह से भी आर्थिक सशक्तिकरण होगा और महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। अब ये डेवलपमेंट जो है इन्होंने इसमें रखा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। तो जो इकोसिस्टम बनाया है, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, इनके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो शी मार्ट्स बोला, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, फिर दिव्यांग के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिए हुए हैं पॉइंट्स, आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव, तो अब जो क्षेत्रीय प्रभाव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग, पूंजी बाजार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, टूरिज्म, ये सारे इनको बढ़ावा मिलेगा। इनमें सारे में अच्छे से विकास होगा और इनको एलोकेशन दे दिया है। आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट पे इन्होंने सबसे ज़्यादा डाला हुआ है 6 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद डिफेंस है, देन रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, देन एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, टेलीकॉम, और एंड में इन्होंने फाइनेंस को दिया हुआ है। इस तरह से हर एक जो सेक्टर इन्होंने रखा हुआ है, इस तरह से इनका सेक्टर पे जो है खर्चा होगा। तो एक निवेशक, एक भारतीय नागरिक के लिए इसका हमारे लिए मतलब क्या है? कर प्रक्रिया जो है वो इन्होंने सरल की हुई है, रोजगार के अवसर दिए गए हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे जो सेक्टर्स है डिफरेंट, तो इनको इन्होंने बढ़ावा दिया है। जो एमएसएमई स्कीम्स है, ग्रामीण में के लिए इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए भी जो एलोकेशन दिया हुआ है, तो रोजगार के जो अवसर है ये बढ़ रहे हैं। सुविधाएं बेहतर की गई है, जैसे टूरिज्म सेक्टर में, शिक्षा सेक्टर में, तो जो है इन्होंने जो भी काम किया है, जो भी एलोकेशन दिया है, तो उसकी वजह से जो फैसिलिटीज़ बेहतर, सो इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, काफ़ी सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। एनआरआईज के लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट ईजी कर दिया है। फिर टीसीएस रेट जो मैंने बोला था 20% से 5%, वो, और 20% से 2%, ये इन्होंने ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए दिया हुआ है, ना कि वो एजुकेशन के लिए 5% से 2% किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की हुई है। मैंने जो बोला था टैक्स से रिलेटेड, तो ये मैंने इस स्लाइड पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। और भी कहाँ से आता है सरकार के लिए, जो कॉरपोरेशन टैक्स जो है, इनकम टैक्स और जीएसटी, इसमें 54% कंट्रीब्यूशन है। फिर कस्टम्स और ड्यूटीज से 10% एडिशनल, ये 64% हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू 74% और एडिशनल 26% है जो बोरोइंग्स लेती है और नॉन कैपिटल डेट से। अब ये रुपये जाता कहाँ है? जाता जो है स्टेट्स को उनका शेयर मिलता है 22% टैक्स का। फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स जो है इंटरेस्ट पेमेंट है, जो लोन सर्विसिंग के लिए जाता है, दैट इज़ 27%, तो 49% हुआ। और जो अदर एक्सपेंडिचर सिविल पेंशन है, तो इसके ऊपर 9%, तो 58% ये हुआ। बाकी बचा 41% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है,
मेजर सब्सिडी जो जाती है और डिफेंस पे 11% का खर्चा करती है सरकार। सो कंक्लूजन, जो विजन काफ़ी अच्छा है ऑब्वियसली गवर्नमेंट का, जो जिसमें विकास, तकनीक, समावेशन और दीर्घकालीन प्रगति पर इन्होंने फोकस किया हुआ है। और जो मैंने पहले भी बोला था वीडियो के कि जो लॉन्ग टर्म का व्यू देख के इन्होंने जो है बजट दिया हुआ। वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और रिलेवेंट लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, नया वीडियो लेके आऊँगी।